जय हिंद इम्बाइबर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ताकि ये सेशन फटाक से शुरू हो सके। तो जल्दी से ये सेशन शुरू हो, इसके लिए आप सभी लोगों का ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से आ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन की, यानी दुनिया में कितने प्रकार के क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं, इन पर चर्चा होगी और किस तरीके से यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। तो एक एक करके सभी सवालों को यहाँ पर देखेंगे। जितने भी तरीके से आपसे सवाल बन सकते उन सभी को देखेंगे। चाहे अलग अलग लोगों द्वारा क्लाइमेटिक डिवीजन की बात की जाए या वेदर क्लाइमेट सीजन में डिफरेंशिएशन की बात की जाए, कौन कौन से क्लाइमेट किस लैटिट्यूडनल रीजन पर पाए जाते हैं और किस तरीके से उनसे सवाल बनते हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर इस सेशन के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर आपको अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए वर्गीकरण को समझना भी आसान हो जाएगा कि क्यों अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक का डिवीजन दिए गए हैं। जय हिंद फाइटर पायलट संदीप जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भाई आ जाइए जल्दी जल्दी और कमेंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बट आप लोगों को सेशन शुरू करने से पहले क्या आप लोगों को वेदर के विषय में पता है? वेदर, क्लाइमेट, सीजन, इन शब्दों में अंतर पता है क्या? व्हाट इज द वेदर? मौसम क्या है? वेदर या मौसम का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं, जैसे सीजन या वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात कर रहे होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। यानी एक बहुत कम समय के लिए अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की जलवायुविक विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं तो उसे उस क्षेत्र विशेष का हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी जो है इसमें वायुमंडलीय गतिविधियां इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन, ये सभी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एयर प्रेशर हो गया, विंड, क्लाउड कवर, ये सभी मिल करके एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड को लेकर के अगर हम देखें तो इसको हम वेदर कंडीशन कहते हैं। जैसे समझिए किसी क्षेत्र विशेष पर सूर्य की किरणें पड़ कैसी रही, यानी उस क्षेत्र विशेष की लैटिट्यूडनल पोजीशन के हिसाब से उस समय सन के राउंड में जब पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है तो कौन सा हिस्सा सामने है, कितना वह इंक्लिनेशन वाले हिस्से पर है या बिल्कुल सीधे चमक रहा है, कौन से हिस्से पर है। तो ये बहुत सारी एटमॉस्फेरिक का फेनामेना, वायुमंडलीय दशाएं हैं जो किसी स्थान विशेष के मौसम को डिनोट करती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सूर्यातप की मात्रा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में डे टू डे जो है वो वेरी करती है, दिन प्रतिदिन वेरी करती रहती है। ठीक है, और इसके आधार पर जब सूर्यातप की मात्रा जो है वह नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग रहती है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के मौसमी दशाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त तमाम सारे रिलीफ स्ट्रक्चर भी इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे वहां पर झील है, नदी है, समुद्र का किनारा है या पर्वत, नदी, पठार, पहाड़ क्या है, वहां पर आसपास का उसका एरिया कैसा है, यह भी मौसमी दशा को प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि मौसमी दशा को प्रभावित करने वाली चीजों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कैसी है, उस क्षेत्र विशेष की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां पर किस प्रकार से पेड़ पौधों का पाया जाना, वहां का वेजिटेशन कैसा है और कितना ज्यादा वहां पर जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, मानव जनित क्रियाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो वह किस प्रकार से इंटरफेरेंस कर रही है, वह भी इंपैक्ट करता है किसी क्षेत्र विशेष के वेदर की अगर हम बात करें। ठीक, प्रेसिपिटेशन का जो
टाइप है वह भी उस क्षेत्र विशेष के वेदर को चेंज कर देता है। भाई प्रेसिपिटेशन किस टाइप का हो रहा है और कैसा जो है, जैसे स्नोफॉल हो गया या हेल वहां पर हो गया, तो जैसे ओलावृष्टि हो गई, या जो है किस तरीके से वहां पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, विंटर रेनफॉल है, समर रेनफॉल है, तो वो वेदर कंडीशन इसके हिसाब से तय होता है। एक और चीज है, विंड सर्कुलेशन का जो पैटर्न है वह भी किसी स्थान विशेष के वेदर को बहुत हद तक प्रभावित करता है। विंड सर्कुलेशन पैटर्न वो मैंने आप लोगों को विंड एंड प्रेशर बेल्ट में पढ़ा रखा है, तो जा करके विंड एंड प्रेशर बेल्ट की क्लासेस को देख लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। एक खास चीज यहाँ पर समझिएगा आप लोग की जो विंड सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो किसके कारण से होती है, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स होती है, कोरियोलिस बल के कारण होती है। कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। और इस पर जो है ध्यान में रखे रहिएगा कि प्रेशर और सर्कुलेशन जो अलग अलग सेल बनते हैं वह भी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल वेरिएशन के हिसाब से वेदर कंडीशन को डिनोट करने में सहायक होते हैं। एयर प्रेशर के अलावे अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार का क्लाउड कवर है, कैसा क्लाउड कवर है, कितनी देर तक क्लाउड कवर उस एरिया में बना हुआ है, यानी बादलों के आच्छादन की स्थिति कैसी है, वह भी किसी क्षेत्र विशेष के मौसमी दशा को प्रभावित करती। तो इन सब के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के मौसम की स्थितियों का हम जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ में आए कि नहीं, मौसम क्या है ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को, कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं कि ये कहां किस जगह पर मौसम परिवर्तन होता है, वेयर डज द वेदर अकर। अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए कि मौसम परिवर्तन कहां होता है, तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, तो ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। उसके ऊपर समताप मंडल जिसका हिस्सा ओजोन मंडल है, फिर मध्य मंडल अर्थात मीजोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर, देन उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो थर्मोस्फीयर जिसका हिस्सा आयनोस्फीयर है, एंड द एक्सोस्फीयर। ये जो है मैंने लेयर आप लोगों को बता रखी। तो ट्रोपोस्फेरिक लेयर जो है, जो क्षोभ मंडल वाली परत है, इसी में तमाम सीजनल एक्टिविटीज होती हैं। मौसमी जो परिवर्तन होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, अर्थात लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल की सबसे निचली परत में। कहने का मतलब है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस से 6 to 8 किलोमीटर के दायरे तक ही मैक्सिमम जो है वेदर अकर करता है। अगर बहुत सारी मौसमी दशाओं की बात करें तो सतह से 6 से 8 किलोमीटर की हाइट तक सभी लगभग सभी मौसमी दशाएं प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी अगर हम देखें तो ये जो है इक्वेटर पर इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, वो बढ़ करके 17 किलोमीटर के आसपास चली जाती है, यानी 4 to 5 मील से लगाए 11 मील तक जो है ये वेरी करता रहता है वेदर कंडीशन फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर अगर हम देखें, ठीक है। ध्रुवों से लेकर के अगर विषुवत रेखा की तरफ हम वेदर के फाइंडिंग की कंडीशन देखें कि कौन सी जगह पर वेदर हमको मिलेगा, तो वह कहाँ मिलेगा, 4 to 5 माइल हाइट तक मिलेगा एट द पोल, एंड अप टू द 11 माइल यानी लगभग 17 किलोमीटर के अप्रोक्स तक कहाँ मिलेगा आप लोगों को। यह जो कंडीशन है वह आप लोगों को प्राप्त होगी इक्वेटर वाले एरिया में। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखे रहिएगा। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द वेदर, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द वेदर, एक एक करके देखते हैं और इन पर जो है डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर अर्थात तापमान की। टेम्परेचर are measured in degree Fahrenheit or Celsius.
तापमान को हम फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में मापते हैं, और ये तीनों को मापने का जो पैमाना है ये इंटरचेंजेस है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। और अगर सेल्सियस पैमाना मालूम है तो उसमें आप 273 प्लस कर दीजिए, आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा कि कैसे इनको इंटरचेंज किया जाता है। खास बात समझिए, टेम्परेचर का मतलब पृथ्वी पर तापमान दो तरीके से होता है। एक तो कहीं पर अगर जो है इंटरनल जो है हलचल हो रही है, जैसे अगर हम पृथ्वी की आंतरिक हलचलों की वजह से वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गया, तो वहां पर अलग प्रकार से टेम्परेचर रहेगा। बट इन जनरल केस अगर हम वेदर कंडीशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज ड्यू टू द amount of insolation obtained from that particular area। किसी क्षेत्र विशेष में सूर्यातप की जितनी मात्रा प्राप्त होती है वह उस क्षेत्र विशेष के तापमान को तय करती है, ठीक है। इसमें लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल वेरिएशन और साथ ही टेरेन का बहुत महत्व रहता है, यानी वहां की भौगोलिक स्थिति का, कि वहां पर किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति पाई जा रही है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पर सूर्य की गर्मी, सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, तो वहां पर विंटर कंडीशन नहीं रहेगी, तापमान सदैव उच्च बना रहेगा। ट्रॉपिकल एरियाज की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट सूर्य एक बार वर्ष में तो सीध में चमकेगा ही चमकेगा, तो ट्रॉपिकल एरिया में भी लगभग उष्णता बनी रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन की या सब पोलर रीजन की, तो जैसे जैसे हम जो है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब पोलर या पोलर रीजन पर जाएंगे तो वहां इंसोलेशन क्या होगा, वह तिरछा होता जाएगा, सूर्य की किरणें इंक्लाइंड होती जाएंगी और इसके आधार पर वहां का टेम्परेचर वेरिएशन वह बदलता चला जाएगा, तापमान की मात्रा वह जो है बदलती चली जाएगी। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन के हिसाब से यह बदलता रहेगा और सन की पोजीशनिंग जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाती। खास बात समझिएगा, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन भी इसी तरीके का इंपैक्ट डालता है। जब हम बात करते हैं किसी ऊंचे स्थान की या पर्वतीय क्षेत्रों की, जब हम बात करते हैं तो हमको एक रेगुलर एवरेज टेम्परेचर फॉल देखने को मिलता है, एक साधारण ताप दर में कमी देखने को मिलती है। हर 165 मीटर की हाइट पर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का एवरेज फॉल देखने को मिलता है। औसत जो है तापमान दर की अगर हम बात करें वायुमंडलीय, यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा, ये प्रक्रिया यह बताती है कि जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ ऊंचाई पर चलोगे तो वहां पर वायु के जो कण होते हैं वह विरल होने शुरू हो जाते हैं, और इसके कारण से होता क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो टेम्परेचर एल्टीट्यूडनल वेरिएशन के आधार पर भी तापमान जगह जगह के अलग अलग रहते हैं, ऊंचाई के आधार पर भी तापमान भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब आप क्या समझते हैं? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को उस क्षेत्र विशेष की आर्द्रता कहते हैं। कॉमन टर्म में मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट समझ में आया कि? अब यानी कहने का मतलब है कि ह्यूमिडिटी कुछ और नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, और वही जो है एयर के कूल होने और वार्म होने पर की प्रक्रिया को तय कर देता है। एक खास बात समझे रहिएगा कि जैसे जैसे जो है ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी एट अ गिवन टेम्परेचर, उसका जो है वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वह उतनी ही ज्यादा अलग तरीके से बिहेव करेगी, और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वह उसके आधार पर वेदर और क्लाइमेट इंपैक्ट करना
शुरू कर देगा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हॉटर रहेगा। आज जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी है तो एब्जॉर्ब बहुत तेजी से सनलाइट को करेगी, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी और सफोकेशन महसूस होगा। जैसे जो है अगर हम देखें तो अक्टूबर हीट की बात करें या जुलाई का जो सफोकेटेड मौसम होता है, वह इस प्रकार की स्थिति को आपको प्रदर्शित करता है। इससे आप लोग परिचित होंगे। जबकि लो ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि मौसम जो है वो कोल्डर होगा, क्योंकि आपके बॉडी से टकराएगा तो वेपोराइजेशन होगा और टेम्परेचर डिफरेंस जो है आपके बॉडी को अलग तरीके से महसूस होगा। ठंडा क्या है? किसी भी चीज का ठंडे होने की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तापमान क्या है? वो गर्माहट की माप है। बट कोई वस्तु अगर हम कहते हैं ठंडी है तो इसका मतलब उसका तापमान कम है। ठंडा अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर फेनोमेना नहीं है कि कोल्ड हो जाना। सीधे ऐसा मतलब है कि उसका टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, क्लियर। और टेम्परेचर है क्या? किसी वस्तु के गर्माहट की माप है और कुछ है नहीं। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर इन बेसिक चीजों को अभी समझ लेंगे तो जब हम आगे चल करके इनके पैटर्न और डिवीजन को बताना शुरू करेंगे तब आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन या वर्षण की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है। इसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, पिछले क्लासेस में जाकर के देख लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन जैसे आप लोग केवल और केवल जो है बारिश की बूंदों को ही प्रेसिपिटेशन नहीं समझ लीजिएगा। इसके अलावे जो है स्नोफॉल होता है, स्लीट होता है, हेल होता है, फॉग होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक। तो बहुत अलग अलग प्रकार के वर्षण की प्रक्रिया देखने को मिलती है और यह भी जो है स्थान विशेष के मौसम को प्रभावित करती है। वर्षण की स्थिति, किस प्रकार का वर्षण वहां पर हो रहा है, जल की बूंदें हैं गिर रही, या जो है वहां पर अगर हम देखें तो क्लियर स्काई है तो अलग प्रकार का मौसम रहेगा। रेनफॉल हो रहा है तो अलग प्रकार का मौसम रहेगा। हेल है वहां पर, स्नोफॉल हो रहा है तो अलग प्रकार का मौसम रहेगा, ठीक है। स्लीट है तो अलग प्रकार का है। तो अलग अलग चीजें जो है वो अलग प्रकार के मौसम को भी प्रदर्शित करती हैं और ये सब मौसम को भी प्रभावित करती रहती है। एक खास बात समझिएगा कि वर्षा, ये प्रेसिपिटेशन होता कैसे। कहीं पर भी वाटर वेपर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे जो है इसमें तापमान में कमी आती जाती है। और कोई भी अगर मान लीजिए कंडेंसेट पार्टिकल इसको मिल गया तो उसके ऊपर जाकर के स्टिक होना शुरू होते हैं और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। संघनन की प्रक्रिया में धीरे धीरे पार्टिकल जो वाटर वेपर के है वह उस पार्टिकल पर स्टिक होते चले जाते हैं और इतना ज्यादा हैवी हो जाएंगे कि ग्रेविटी के माध्यम से अब वो बहुत तेजी से जमीन पर गिरने लगेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा। वर्षण का मतलब सिर्फ यही है, एनी फॉर्म ऑफ वाटर विच ड्रॉप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जल का कोई भी रूप में वायुमंडल से धरातल पर गिरना, वह जो है प्रेसिपिटेशन कहलाता है। चाहे वो जल के रूप में हो, बारिश की बूंदों के रूप में हो, या छोटे छोटे फवारों के रूप में हो, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में हो, छोटे स्नो के रूप में हो, ओस के रूप में हो, फॉग के रूप में हो, किसी भी स्वरूप में वह वाटर वेपर का जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है उसका धरातल की तरफ बढ़ना यह प्रेसिपिटेशन कहलाता है, वर्षण कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है प्रेसिपिटेशन की, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एयर प्रेशर आल्सो इंपैक्टेड द वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। वायु दाब की स्थितियां भी किसी क्षेत्र विशेष के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। जैसे एयर प्रेशर है क्या, वायु दाब होता क्या है? इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम above a given point। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए जो है प्रेशर को
वायु के जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितना प्रेशर लगा रहे, उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक, और इसको मापने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया जाता है, दैट यूनिट इज नोन एज मिली बार। इट मेजर्ड इन मिली बार, इसको मिली बार में मापा जाता है। तो ये पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखना है कि इसको किस में मापा जाता है, मिली बार में। हाई एयर प्रेशर का मतलब हो गया, अगर उच्च दाब है, वायु दाब, तो इसका मतलब स्काई क्लियर रहेगी, और अगर लो एयर प्रेशर हो गया तो इसका मतलब क्लाउडी स्काई रहेगी। ठीक है, सो ये चीज समझे रहिएगा कि अगर बहुत ज्यादा लो एयर प्रेशर हो रहा है तो स्ट्रांग विंड चलेगी और फिर स्टार्मी टाइप का मौसम हो जाएगा, तूफानी मौसम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि उच्च दाब वाले क्षेत्र में क्या होता है, जब उच्च दाब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हवाएं नीचे बैठेंगी, नीचे बैठेंगी तो ऊपर की तरफ हवा नहीं जा रही है, हवा ऊपर नहीं जा रही है तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, और फिर वेदर जो है वो कैसा रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन अगर लो प्रेशर है तो हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब अगर होगा क्या कि अगर मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से फ्लो आउट कर रहे हैं, यानी हाई से लो प्रेशर की तरफ बहुत तेजी से फ्लो आउट करना शुरू करेंगे, जैसे ही लो प्रेशर में यहां से मॉलिक्यूल गया, जगह खाली हुई तो उसको भरने के लिए आसपास की हवाएं आएंगी, हाई प्रेशर वाले एरिया से हवाएं चलना शुरू हो जाती है और बहुत तीव्र हवा चलने लगती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखे रहिएगा कि हाई टू लो जब फ्लो होता है तो वह इस कारण से भी होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा विंड, विंड क्या है? फ्लो ऑफ एयर, वायु के प्रवाह को पवन कहते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब ये दो तरीके से करती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लंबवत भी मूवमेंट हो सकता है, क्षैतिज मूवमेंट भी, बट इन जनरल केस हम विंड का जो अनुमान लगाते हैं, विंड के बारे में जो हम इन जनरल केस पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर की बात करेंगे तब हम एयर कॉलम्स की बात करते हैं। ठीक है, एयर पैकेट, एयर पार्सल्स के कॉलम की बात करते हैं। अब ये जो विंड का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू एरिया, किन्हीं दो स्थानों के तापमान में जो अंतर होता है, इससे क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग अर्थ सरफेस की होगी तो अनइवन टाइप का प्रेशर वहां पर एग्जर्ट होगा, और फिर अनइवन प्रेशर में जिधर हाई प्रेशर होगा वहां से जो है एयर मॉलिक्यूल फ्लो आउट करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, और इस तरीके से विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, वायु का प्रवाह शुरू हो जाता है। विंड स्पीड आर मेजर्ड इन माइल पर आवर, वायु की गति को मील प्रति घंटे में मापा जाता है, विच इज आल्सो नोन, या उनको नॉट में मापा जाता है। ठीक है, तो मील प्रति घंटा या नॉट में विंड की स्पीड को मापा जाता है। विंड डायरेक्शन को जो है हमेशा जो है डिग्री फ्रॉम नॉर्थ से मापा जाता है कि कितने जो है डिग्री पर है नॉर्थ से। तो ये चीज ध्यान में रख रहिएगा, विंड डायरेक्शन ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम डिग्री ऑफ नॉर्थ। ठीक है, नाउ क्लाउड कवर, बादलों का स्थिति। क्लाउड कवर का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ द स्काई दैट कवर्ड बाय द क्लाउड, आसमान का वो हिस्सा जो बादलों से ढका हुआ है। ठीक है, अब पर्यायवाची हिंदी में मत चले जाइएगा कि भाई स्काई और क्लाउड, अंग्रेजी में अलग अलग मतलब होते हैं स्काई और क्लाउड के। पता चला हिंदी में आप पर्यायवाची में चले जाएंगे कि नभ गगन अंबर व्योम अनंत, आसमान अंतरिक्ष पुष्कर शून्य, सबका मतलब एक निकाल लिया। तो नहीं, अंतरिक्ष का मतलब अलग है, अनंत का मतलब अलग है। हिंदी में चलता है वो कि नभ गगन अंबर व्योम अनंत, आसमान अंतरिक्ष पुष्कर शून्य, कुछ भी आप बोल देंगे तो चल जाएगा। बट
ज्योग्राफी में वो नहीं चलेगा। क्लियर है? यहां पर एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा, द क्लाउड कवर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यह जो है हमेशा प्रतिशतता में बताया जाता है। क्लाउड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जैसा मैंने अभी पिछले प्रोसेस स्लाइड्स पर बताया कि बादलों का निर्माण या जलवाष्प के संघनन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखे रहिएगा। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ओशियन एंड माउंटेन्स इन वेदर? क्या आपको पता है कि महासागरों और पर्वतों का क्या भूमिका होता है वेदर के निर्माण में? इस पर भी सवाल आया हुआ है आप लोगों को, और बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए हुए, इसीलिए आप लोगों को इतना डिटेल में मैं बता रहा हूं। नहीं तो मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बता करके, टाइप ऑफ वेदर बता करके, आपका काम क्लाइमेट के कंडीशन बता करके खत्म कर देता, बट उससे आपका काम नहीं होने वाला है। ओशियंस एंड माउंटेन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वेदर। महासागर, समुद्र या कोई भी जलराशि और पर्वत, ये जो है किसी वेदर कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओशियन एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, महासागर क्या करते हैं? उष्मा को अवशोषित करते हैं और उनको निष्कासित करते हैं, विच कैन अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एयर एबव देम, जिससे उनके ऊपर से होकर के गुजरने वाली हवा का तापमान वह बदलता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से वह जो है अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा के तापमान को परिवर्तित कर देते हैं, टेम्परेचर को वह फ्लक्चुएट करते हैं। माउंटेन कैन ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ एयर, पर्वत क्या करते हैं? वायु के प्रवाह के लिए अवरोधक का काम करते हैं, एंड द मॉइस्चर विच आर प्रेजेंट इन एयर, और साथ ही वह आर्द्रता जो उस वायु में मौजूद है उसके लिए भी अवरोधक का काम करते हैं। दिस कैन लीड द प्रेसिपिटेशन ओवर देयर, जो वहां पर वर्षण की प्रक्रिया को सही करता है। अब आप खास बात समझिए कि माउंटेन किस तरीके से काम करते, तो इसमें दो तरीके के आपको साइड बन करके आएंगे। वह एरिया जहां पर आकर के विंड टकराती है, दैट एरिया इज नोन एज विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, यानी विंडवर्ड स्लोप एरिया ऑफ माउंटेन, इसको पवना विमुख, पवना उन्मुख ढाल कहते हैं। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, इट इज नोन एज विंडवर्ड स्लोप, इसे हम पवना उन्मुख ढाल कहते हैं। पवना उन्मुख ढाल। And the opposite area where wind could not strike directly over the mountain is known as leeward area, इसको हम कहते हैं पवना विमुख ढाल। पवना विमुख, तो दो क्षेत्र है, पवना उन्मुख और पवना विमुख, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। जो पवना उन्मुख वाला क्षेत्र है यहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, और जो पवना विमुख ढाल का क्षेत्र है वह पूरा का पूरा एरिया जो है कम प्रेसिपिटेशन प्राप्त करता है या बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे एरिया को रेन शैडो एरिया कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो रेन शैडो एरिया and windward and leeward side also impacted the weather of a particular area। अगर वह क्षेत्र जो है विंडवर्ड साइड में पड़ रहा है, सेम जगह पर, मान लीजिए कहीं पर पर्वत है और उससे थोड़ी ही दूरी पर अगर वो लीवर्ड कंडीशन बना रहा है, तो विंडवर्ड साइड में क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ दूसरा होगा और लीवर्ड साइड में क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ दूसरा होगा, वेदर कंडीशन कुछ दूसरा होगा। तो बहुत कम अंतराल पर होने पर भी, डिस्टेंस होने पर भी टेम्परेचर और साथ ही जो है बैरियर होने के वजह से ये सारी चीजें बदल जाती। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया वो जो है साइबेरियन कोल्ड विंड से जम जाता,
तो हिमालय क्या है, हमारे लिए एक माउंटेन बैरियर का काम कर रहा है, वायु अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि माउंटेन एंड सी ऑलवेज इंपैक्टेड ऑन वेदर। ओशियन और माउंटेन दोनों का इंपैक्ट पड़ता है वेदर पर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, वेदर क्लियर हुआ कि नहीं, तब हम क्लाइमेट पर चलें। मौसम समझ में आ गया कि नहीं, तब जलवायु की बात करें। क्लाइमेट या जलवायु का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर की फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया बहुत ज्यादा समय के लिए, कई वर्षों के मौसम का जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का जब हम अध्ययन करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम उस एटमॉस्फेरिक चीजों का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट अर्थात जलवायु। इन अ गिवन लोकेशन, किसी एक दिए गए क्षेत्र विशेष पर जो है अगर हम देखें, इट इज द लॉन्ग टर्म समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एलिमेंट लाइक wind, land and their variation and over short period constitute weather। ध्यान से समझे रहिएगा, बहुत सारे वेदर कंडीशन मिल करके तब क्लाइमेट बनता है। तो कभी कभी जो है आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसमें जो है कभी कभी इस तरीके से लिख दिया जाता है कि वेदर इज अ ब्रॉडर टर्म देन क्लाइमेट, जो कि कथन गलत होता है। क्लाइमेट इज द ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द वेदर। बहुत सारे वेदर मिल करके तब क्लाइमेट बनाते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ढेर सारे मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के पूरे वेदर कंडीशन को लेकर के फिर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को तय करते हैं। आते हैं बात करते हैं सोलर रेडिएशन की, सूर्य तप की मात्रा की। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेशन वैरीज फ्रॉम लैटिट्यूड, सीजन एंड टाइम ऑफ द डे। किसी स्थान विशेष पर सूर्य तप की मात्रा अक्षांशी स्थितियों के परिवर्तन, मौसम और साथ ही दिन के समय के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके हिसाब से बदलती रहती है कि सुबह कितना पड़ेगा, दोपहर को कितना इंसोलेशन आ रहा है, शाम को कितना आ रहा है और रात को कितना मिल रहा है। उस तरीके से जो है ये वेरी करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक रिसीव मोर सोलर रेडिएशन देन द पोल। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ज्यादा ऊष्मा सूर्य तप की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। आर द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मोर सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू द ट्रॉपिक रीजन। विषुवतीय क्षेत्र या जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य तप की मात्रा को प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखे रहिएगा। इसके अलावा क्लाउड कवर एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर can also impacted the amount of solar radiation reaching the earth surface। किसी क्लाउडी स्काई है तब सोलर रेडिएशन अलग तरीके से अर्थ सरफेस पर पहुंचेगा, क्लियर स्काई है तो सोलर रेडिएशन अलग तरीके से रहेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तब सोलर रेडिएशन की मात्रा अलग तरीके से आ रही है। यानी हर एक चीज जो है वो सोलर रेडिएशन को इंपैक्ट करती है और उसके आधार पर वहां जो है लॉन्ग टर्म में अगर इस कंडीशन को हम देखते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन को सोलर रेडिएशन लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करने लगता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 3 लॉन्ग टर्म कंडीशन, पहली सीजन, दूसरा जो है लैटिट्यूडनल वेरिएशन और तीसरा टाइम ऑफ द डे। लॉन्ग ड्यूरेशन में जब हम लेते हैं तब क्लाइमेटिक कंडीशन को इंपैक्ट ये कैसे करता है ये पता चलता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वैरीज विद लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड अप्रोक्सीमेटली विद द बॉडी ऑफ वाटर। तापमान की मात्रा या सूर्य तप की मात्रा अलग हो गई। टेम्परेचर वो जो है वेरी करता है अक्षांशीय स्थितियों, ऊंचाई और साथ ही वहां पर मौजूद वाटर बॉडीज के आधार पर कि वहां पर समुद्र मौजूद है, नदी, झील है या
कोई वाटर बॉडी नहीं है, उसके आधार पर टेम्परेचर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर टेंड टू बी कूलर एट अ हायर एल्टीट्यूड एंड क्लोजर टू द पोल, यानी बहुत अधिक ऊंचाई का स्थान है तो वहां पर तापमान बहुत कम रहेगा, या पोल की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां पर तापमान बहुत कम रहेगा। Oceans can also help to moderate the temperature by absorbing or releasing the heat. समुद्र भी जो है यह टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करते हैं, सो क्लाइमेटिक कंडीशन को ये भी इंपैक्ट करेंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी इंपैक्ट करेगी क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है। जितना ज्यादा ह्यूमिड एयर रहेगी उतना ज्यादा जो है वाटर वेपर है उसमें, सो ये ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। ड्राई एयर में कम वाटर वेपर रहेगा, तो आर्द्र हवा, शुष्क हवा ये तय करती है किसी एरिया के, ठीक। अगर मान लीजिए हायर ह्यूमिडिटी है तो जाहिर सी बात है उस एरिया में टेम्परेचर ट्रैप होगा, तो हायर टेम्परेचर होगा, तापमान बढ़ जाएगा, सफोकेशन होने लगेगा, ठीक है। यहां तक की स्थितियां समझ में आई कि नहीं भाई? इम्बाइब लेकर के आया हुआ है आप सभी लोगों के लिए रेजिमेंट सीरीज। इस रेजिमेंट सीरीज में सीडीएस और एनडीए की क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं, जिसमें यूट्यूब और इम्बाइब ऐप दोनों पर आप लोगों को क्लासेस फ्री में कराई जाती। यूट्यूब की क्लासेस को करने के लिए आपको इम्बाइब के डिफेंस चैनल पर आ जाना है और बेल आइकन बटन को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और इम्बाइब ऐप पर क्लासेस को करने के लिए आपने इम्बाइब ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और फिर साइन इन वाले ऑप्शन में जा करके अपना मोबाइल नंबर फीड करिए। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फीड करेंगे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, ओटीपी फिलअप कर दीजिएगा। ओटीपी फिलअप करते ही आपका ऐप काम करना शुरू कर देगा। आप जो है एक पेज पर आएंगे, चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में चले जाइएगा। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे आप, तो वहां पर आप अपने एग्जाम कैटेगरी में जाइएगा, नहीं डिफेंस एग्जाम कैटेगरी में चले जाइएगा। फिर वहां से अपने एग्जाम को सीडीएस एनडीए जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम को सेलेक्ट कर लीजिएगा और लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको प्री क्लास एक्टिविटी मिल जाएगी। प्री क्लास एक्टिविटी को करके क्लास के टाइम पर क्लास में मौजूद रहिए। साथ ही आप जो है पूरी क्लास अटेंड जैसे ही करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद आपको पोस्ट क्लास एक्टिविटी मिल जाती है जो 24 आवर के लिए रहती है, 24 घंटे के लिए। तो प्री क्लास एक्टिविटी, क्लास और पोस्ट क्लास एक्टिविटी अगर आपने किसी भी टॉपिक पर कर लिया तो आपको कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो अतिरिक्त जो है तैयारी करने के लिए ये काम आपको करना है, जरूर से जरूर करिएगा। आते बात करते प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन जो है जैसे इक्वेटर वाले एरिया के बात अगर हम करें तो वहां पर 4 से 6 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में डेली प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक। ड्यू टू द एयर सर्कुलेशन एंड अदर सोलर रेडिएशन इंपैक्ट, वहां पर जो है डेली जो है 3 से 2 बजे के बाद जो है 2 से 4 बजे के बीच में बारिश होती रहती, और वहां पर इसी वजह से अलग अलग प्रकार के जो है क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलते हैं, और वहां के निवासियों के जीवन, वनस्पतियों के जीवन और प्रकृति पर बहुत असर पड़ता है इसका। यानी प्रेसिपिटेशन वैरीज फ्रॉम द लैटिट्यूडिनल पोजीशन, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर वर्षण की मात्रा बदलती रहती है। इट आल्सो वेरीज विद द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ये ऊंचाई के आधार पर भी बदलती रहती है। एंड
विंड पैटर्न आल्सो इफेक्टेड द प्रेसिपिटेशन। कैसा विंड पैटर्न वहां पर मिल रहा है वह भी प्रेसिपिटेशन को बहुत अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। और किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन होगा, यानी रेनफॉल होगा कि स्नोफॉल होगा कि हेल होगा कि स्लीट होगा, वह जो है वो इन सभी को मिला करके एल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूडनल और विंड पैटर्न, इन तीनों को मिलाने से यह तय होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यह भी क्लाइमेटिक कंडीशन को इंपैक्ट कर ही रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन को इंपैक्ट करने में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, या लैटिट्यूडनल वेरिएशन पर भी यही इंपैक्ट पड़ता है, अक्षांशीय स्थितियों पर भी यही इंपैक्ट पड़ता है और ऊंचाई पर भी यही इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है ड्यू टू द as we increases the altitudinal height or the latitudinal number। ठीक है, विंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो विंड क्या है, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसा मैंने आपको बताया। तो लॉन्ग टर्म में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो विंड का पैटर्न होता है, अगर वो एक सेम पैटर्न पर पूरे वर्ष भर चल रहा है तो अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। अगर वो जो है पर्टिकुलर टाइम पर आकर के इंपैक्ट कर रहा है, सीजनल रिवर्सल्स होकर के कर रहा है, तब अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन को। अगर जो है वो डायरेनल है, यानी दिन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बदल रहा है, सुबह और शाम की स्थितियों में बदल जा रहा है, यानी अगर हम देखें दिन और रात की स्थितियों में उसमें बदल रहा है, तो अलग प्रकार से बिहेव करेगा। जैसे अगर हम बात करें रेतीले स्थानों की, तो वहां पर क्या होगा, दिन बेहद गर्म होता है और रातें बेहद ठंडी होती है, क्योंकि क्लियर स्काई होता है और रेडिएशन की वजह से बहुत तेजी से तापमान जो है वह गिरना शुरू हो जाता है। तो रातें बेहद ठंडी हो जाती हैं, दिन बेहद गर्म होता है। तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा, विंड पैटर्न बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर के। अब आते हैं, बात करते क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड की। कितने क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, ये तो मैंने अभी तक बेसिक बातें बताई। अब एक्चुअल में आप लोगों को क्लाइमेटिक जोन के विषय में मैं बताने चल रहा। अभी तक क्या था, मैंने हर एक बात जितने तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, हर वो तरीका मैंने आपको समझा दिया कि जलवायु पर, उसके कारणों को लेकर के, वेदर और क्लाइमेट पर किस प्रकार से सवाल बनते हैं। नाउ कम टू द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं, जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं। क्लाइमेटिक जोन क्या है? दे आर द जियोग्राफिकल रीजन दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर समान प्रकार की जलवायु दशाएं, लगभग समान प्रकार की जलवायु दशाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, जलवायु प्रदेश कहते हैं। द मोस्ट कॉमन क्लाइमेटिक जोन्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन टाइप के क्लाइमेटिक जोन हैं, उनको लेकर के देखें तो जैसे ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधी, यहां पर वार्म वेट क्लाइमेट है विथ अबेंडेंट रेनफॉल। गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थिति है और वर्षा जो है वह बिल्कुल एक रूप नहीं है, कभी होगी कभी नहीं होगी। एक अबेंडेंट टाइप की रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन में। ड्राई की अगर हम बात करें तो ड्राई टाइप का क्लाइमेटिक जोन का मतलब हो गया, ये दो तरीके का होता है, एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। ठीक, यहां पर लो रेनफॉल कंडीशन देखने को मिलती है, वर्षा की मात्रा जो है, बारिश जो है बहुत कम होती है। खास बात समझे रहिएगा, जैसे टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब हो गया शीतोष्ण प्रकार का जलवायु क्षेत्र। इसमें माइल्ड क्लाइमेट है विथ मॉडरेट रेनफॉल, न तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है न तो बहुत कम बारिश हो रही है। कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो यहां पर जो पोलर क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट है,
यहां पर क्या होगा, एक तो कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, दूसरे जो है बहुत लिमिटेड रेनफॉल होगी, यानी ड्राई एरिया जो है यह रहेगा। ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में ही मिलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टिपिकल वेदर पैटर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी स्थान विशेष के तापमान और साथ ही वहां के टिपिकल मौसमी दशाओं में लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, यही जलवायु परिवर्तन कहलाता है, क्लाइमेट चेंज कहलाता है। क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। ह्यूमन एक्टिविटी उसमें आजकल सबसे प्रमुख है, मानवीय गतिविधियां। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का सबसे प्राथमिक कारण क्या है? मानव द्वारा जो जीवाश्मिक ईंधन का बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है, यह एक प्रमुख कारण है। Climatic change is already having a significant impact on the earth climate and the weather pattern. जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी स्थान विशेष के जलवायु क्षेत्रों पर वह अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की जलवायु वह विशिष्ट रूप से बदलती चली जा रही है। अब आते हैं, बात करते क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया में कौन कौन से प्रकार के जलवायु क्षेत्र है और उन पर आपसे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। एक एक करके सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को देखेंगे और उन पर बन रहे सभी सवालों को यहां पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की, गर्म आर्द्र विषुवतीय प्रकार के जलवायु की। नाम से ही जाहिर है कि दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन प्रेजेंट नियर टू द इक्वेटर। इस प्रकार का जलवायु क्षेत्र विषुवत रेखा के समीप मिलता है। कितने लैटिट्यूड तक ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, विषुवतीय प्रकार की गर्म आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो विद इन द 10 डिग्री ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। यानी अगर हम देखें तो सपोज करिए कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इक्वेटर या 0 डिग्री है, तो 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर तक, इसके दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ 10 डिग्री के बीच में ये क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है, 10 डिग्री दोनों तरफ इक्वेटर के। खास बात समझिएगा, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखिए। हाई टेम्परेचर मीन्स व्हाइल द एनुअल टेम्परेचर इज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और हायर, अर्थात वार्षिक तापमान वितरण 25 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक होता है। एंड हाई प्रेसिपिटेशन मोर देन 2500 मिलीमीटर आर मोर पर ईयर, प्रति वर्ष 2500 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वार्म एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट रहेगा, मीन्स व्हाइल द कोल्ड वेदर इज एब्सेंट हियर। यहां पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती। 0 डिग्री लैटिट्यूड से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में अगर हम देखें तो इनके मध्य जो है आपको विंटर एब्सेंट दिखाई देगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा कि शीत ऋतु वह मौजूद नहीं है। ठीक, यहां पर किस प्रकार के वेजिटेशन मिलेंगे तो उनको समझ लीजिए। किस प्रकार की वनस्पतियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तो रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, वर्षा वन मिलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे अमेजन के रेन फॉरेस्ट, अमेजन के वर्षा वन, कांगो रेन फॉरेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया के रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी वगैरह के रेन फॉरेस्ट भी इसी प्रकार में आ जाएंगे। यानी अगर हम देखें
तो दुनिया के अधिकांश पेड़ वह इसी क्षेत्रों में आएंगे, और अमेजन के जंगलों को तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। कुल धरातली जलवायु का लगभग 22%, पूरे ऑक्सीजन का 22% तो अमेजन फॉरेस्ट से ही मिलता है, अमेजन के जंगलों से ही प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? कमेंट करेगा। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप, कहीं उसमें इफ बट नहीं करिएगा, पूछ लीजिएगा। अब एक खास बात समझिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब लगातार इंसोलेशन पड़ रहा है तो यहां से वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और 4 से 6 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास गिरनी शुरू होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बहुत तेजी से जो है प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? 4 से 6 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास क्यों हो रहा है? क्योंकि लगभग 5 डिग्री का जो है एल्टीट्यूडनल कवर लेता है सन का एरिया। सूर्य जो है बहुत बड़ा है पृथ्वी की तुलना में, और वो लगभग 5 डिग्री का जो है कवर ले लेता है। तो 5 डिग्री के आसपास का जो कवर लेता है, जैसे 0 डिग्री के ऊपर जब ये चमक रहा है तो उस पूरे के पूरे एरिया में क्या करेगा ये कि वहां पर गर्मी होगी, और गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी और 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड आकर के गिरेंगी। यहां से ये हवाएं जो है चल देंगी, जैसे ये 30 to 40 डिग्री इधर आकर के गिरी और 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड पर इधर आकर के गिरी। यहां से ये हवाएं वापस चल देंगी, लेकिन 5 से 6 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंचते पहुंचते ये फिर से हीटअप हो जाएंगी और ऊपर चली जाएंगी। तो एक तो यहाँ की हवा ऑलरेडी ऊपर जा रही है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली हवाएं वो भी गर्म होकर के आकर के इनको पुशअप करना शुरू कर देती थी। एक तो हवा ये ऊपर जा रही है, दूसरे इधर से जो सर्कुलेट होकर के हवा आ रही है वह भी इनको पुश करना शुरू कर दी, और ये हवाएं और ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेट होती चली जाएंगी, संघनित होती चली जाएंगी, और 2 बजे के बाद जो है बारिश की बूंदों के रूप में बरस पड़ेगी। तो पर डे ऐसे एरिया में 2 बजे के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, 2 बजे के बाद बारिश होती है, जो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक टाइप का कंडीशन शो करने वाला एरिया है। यहाँ पर इसके वजह से अगर हम देखें, जो यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके रहन सहन में बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर मक्खी मच्छर का प्रकोप बहुत रहता है, और कीटाणुओं से बचाव के लिए ये लोग अपने पूरे शरीर को मिट्टी के लेप से बचाए रखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का जो वेक्टर है, वाहक है, वो है सीसी फ्लाई। सीसी नाम की मक्खी पाई जाती है। उस मक्खी के काट लेने से ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस बॉडी में इंपैक्टेड हो जाता है और स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। ठीक है, निद्रालु रोग हो जाता है। और निद्रालु रोग की वजह से होता क्या है कि बॉडी जो है वो लगभग शिथिल हो जाती है, कोई काम करने लायक नहीं रहती। इससे बचाव के लिए यहाँ पाई जाने वाली जो पिग्मी ट्राइब्स हैं, पिग्मी जनजातियां हैं, उनके अधिकांश लोग अपने पूरे शरीर को जो है मिट्टी से कवर किए रहते हैं, मड कवर्ड रहता है उनका पूरा एरिया। ठीक है, अगला आते हैं सवाना और सूडान टाइप क्लाइमेट। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट। इनको उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार की जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौजूद है, और ये सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ड होते हैं सूडान वाले क्षेत्रों में, इसीलिए इनको कभी कभी सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कह देते हैं। यहाँ पर सवाना ग्रासेस बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सवाना टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। अब इनके लोकेशन के ऊपर सवाल आता है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सवाना टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। तो 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। विषुवत रेखा के दोनों तरफ अगर हम देखें तो 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी 10 to 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 to 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड।
10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 10 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरे पृथ्वी पर जो एरियाज है वहां पर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट इन जनरल कंडीशन प्रेजेंट रहते हैं, साधारण तौर पर मौजूद रहते हैं। इनके प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हॉट टेम्परेचर, तापमान बहुत अधिक रहता है, मींस एनुअल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और हायर, अर्थात वार्षिक तापमान वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ही रहता है। एंड अ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, और आर्द्र और शुष्क मौसम में आप स्पष्ट अंतर कर सकते हैं, अर्थात ग्रीष्म और शीत ऋतु में आप स्पष्ट अंतर कर सकते हैं, सॉरी वर्षा ऋतु में। ड्राई और वेट कंडीशन में आप आसानी से अंतर कर पाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में यह अंतर नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर पर डे बारिश हो रही है, तो इक्वेटोरियल रीजन में आप ड्राई एंड वेट कंडीशन में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन 10 to 20 डिग्री अर्थात सवाना टाइप के क्लाइमेट में आप ड्राई और वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में आसानी से अंतर कर पाते हैं। एक खास बात समझिएगा, वेट सीजन आर टिपिकली शार्ट एंड इंटेंस व्हाइल द ड्राई सीजन इज लॉन्ग एंड हॉट। जो आर्द्र मौसम होता है वह बेहद कम समय के लिए होता है और बहुत तीव्र बारिश होती है, जो बहुत तेजी से इस एरिया में कटान करती है। और जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा जो है ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसीलिए यहां पर सवाना टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सवाना टाइप के वेजिटेशन का मतलब हो गया घास, बड़ी बड़ी घासें, छोटी छोटी घासें मत समझिएगा, 6 से 14 फीट तक की घासें हैं, छोटी घास नहीं समझिएगा, बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं जिसमें तमाम सारे जानवर वगैरह छिप जाते हैं। और स्कैटर्ड रूप में ट्री और श्रब्स पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो जो 5 बिग एनिमल्स कहे जाते हैं, उन 5 बिग एनिमल्स का घर जो है यही सवाना के ग्रासलैंड एरियाज है। तमाम बड़े जानवरों के लिए जो है यहाँ पर जलवायु दशाएं अच्छी हैं और उनके लिए पर्याप्त भोजन और चीजें मुहैया हो जाती हैं। होता क्या है कि जब गर्मी का समय बहुत लंबा पड़ता है तो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत साल्ट जगहों पर रहती है। अब उन जगहों पर सभी प्रकार के जीव पानी पीने पहुंचते हैं। इससे जो शिकारी जीव होते हैं उनको उन पानी पीने वाली जगहों पर आसानी से शिकार मिल जाता है। और पानी वाली जगहों पर सभी शिकार करने वाले जीव मौजूद रहते हैं, चाहे वो किसी की भी बात करें आप, बाघ, टाइगर, हाइना, लायन, ठीक है, क्रोकोडाइल, जिसकी भी बात करें आप, सब उधर ही मौजूद रहते हैं पानी वाली जगहों पर, ठीक है। और ऐसे एरिया में चूंकि घास वगैरह है तो विल्डर बीस्ट, डियर, ये सब भी बड़े पैमाने पर मिलेंगे, ठीक। जैसे अफ्रीकन सवाना, ब्राजीलियन सेराडो एरिया, ठीक। ब्राजील में जो सेराडो का मैदानी क्षेत्र है वह, और अफ्रीका का सवाना का क्षेत्र, क्लियर। अगला है ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र। ट्रॉपिकल मानसून, मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है वह अगर हम देखें तो इन जनरल केस 10 to 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर है, बट कभी कभी जो है इसका वेरिएशन वो 20 to 30 डिग्री के बीच में भी हो जाता है, ठीक। और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब मानसून है क्या चीज? मानसून का मतलब होता है, इट इज एन अरेबिक वर्ड, ये अरबी भाषा का शब्द है, मौसम शब्द से बना हुआ है। इस शब्द को कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम था हिप्पालुस। द टर्म मानसून वाज गिवन बाय हिप्पालुस। हिप्पालुस ने मानसून टर्म दिया। मानसून का अर्थ क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है। अर्थात
जैसे ही जो है सीजन बदलेगा, डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज हो जाएगा, वायु का जो दिशा है वो बदल जाएगा। एक खास बात समझिएगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो विशेषताएं हैं। हॉट टेम्परेचर अर्थात मीन एनुअल टेम्परेचर अगर हम बात करें, बहुत गर्म जलवायु क्षेत्र है, यानी औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक उच्च बना होता है। एंड स्ट्रांग मानसून सीजन रहता है, यहां पर मानसून के समय में बहुत तीव्र बारिश होती है। ठीक, द वेट सीजन इज टिपिकली लॉन्ग एंड इंटेंस वाइल ड्राई सीजन इज शॉर्ट एंड माइल्ड। यहां पर बारिश का समय काफी लंबा रहता है, यानी बारिश जो है वह लंबे समय तक होती रहती है, हालांकि रुक रुक के होती है, लगातार नहीं होती है, लेकिन एक लंबा बारिश का सीजन बना रहता है। और जो हॉट कंडीशनिंग, वेरी हॉट कंडीशन है, बहुत ज्यादा जो समर पीक पर आता है, वो वाले कंडीशन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 महीने के आसपास बना रहता है, ज्यादा समय नहीं रहता। साल के अधिकांश समय में जो है वेट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ के वनस्पतियों की बात करें तो मानसूनी प्रकार के वन इस प्रकार की जलवायु में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो मॉनसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट एंड सवाना, इन तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। मानसूनी प्रकार की जलवायु भी है जहां पर वर्षा अधिक हो जाएगी, वहां पर रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, वर्षा वन भी मिलेंगे, और जहां पर स्कैटर्ड टाइप में बारिश होगी, रेन शैडो एरिया रहेगा, तो वहां पर सवाना टाइप के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, सवाना प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। तो ये तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे एरियाज में अगर हम देखें तो डेसिडुअस प्लांट्स बहुत कॉमन होते हैं, पर्णपाती वनों की स्थिति बहुत कॉमन होती है ऐसे क्षेत्रों में। पर्णपाती वन या डेसिडुअस प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो एक विशिष्ट मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, उनको डेसिडुअस प्लांट कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे इंडिया का, बांग्लादेश का, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह इसी प्रकार का है, मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ की जलवायु कैसी है, इंडिया की, बांग्लादेश की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, ये कैसी है, मानसूनी जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र हैं ये। जय हिंद श्रेया जी। अगले सवाल पर आते हैं, डेजर्ट क्लाइमेट, मरुस्थलीय जलवायु की बात। डेजर्ट क्लाइमेट प्रेजेंट ऑन ऑल लैटिट्यूड, ये सभी प्रकार के अक्षांशों में उपस्थित होते हैं, बट मोस्ट कॉमन इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन साधारणतः उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इनकी स्थिति बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। होता क्या है, 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हवाएं एक के बाद एक इक्वेटर से गिर उठने वाली हवाएं आकर के यहाँ पर गिर रही हैं। तो हवाएं एक के बाद एक गिर रही हैं तो हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी, हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी तो वहां पर कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद भोला गुप्ता जी। ठीक, तो इनका लैटिट्यूडनल पोजीशन समझ में आया कि नहीं, 20 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण इक्वेटर के। इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके विशेषताओं की बात करें तो लो प्रेसिपिटेशन है, निम्न जो है यहां पर प्रेसिपिटेशन होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर और 250 मिलीमीटर पर ईयर। 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा किसी क्षेत्र में लगातार अगर 40 सालों तक होती रहे तो ऐसी जलवायु को हम डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। ऐसे एरिया को हम डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा लगातार 40 वर्षों तक, 40 ईयर तक किसी पर्टिकुलर एरिया में रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, डेजर्ट क्लाइमेट कहेंगे। यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, तापमान बहुत उच्च रहता है, यानी मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है। औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान देखने को मिलता है। यहाँ पर
वेजिटेशन की बात करें तो स्पार्स और नॉन एग्जिस्टेंस, या तो वनस्पतियां नहीं होती हैं या वनस्पति रहती है तो बिखरे हुए रूप में रहती है। अगर हम बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं उनमें स्पाइन्स वगैरह होते हैं, उनमें डेजर्टिक कंडीशन के लिए अलग प्रकार से जो है उनका विकास होता है, जिनको जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं, मरुदभिद पौधे कहते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह, कैक्टस, बबूल, कीकर, खेजरी, तमाम सारे पौधे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सहारा डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हो गया, अरेबियन मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। सहारा के मरुस्थलों में अगर हम देखें ढेर सारे मरुस्थल आते हैं। सहारा का डेजर्ट हो गया, उसी से लगा हुआ है इगुआदी डेजर्ट, उसी से लगा हुआ है चिच डेजर्ट, उसी से लीबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ओगाडेन डेजर्ट, ये सभी सहारा डेजर्ट से लगे हुए हैं। अगला है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी तुल्य जलवायु। These type of climate also found on all latitude but most common in the mid latitude area। यह इस प्रकार की जलवायु सभी अक्षांशों में प्राप्त हो सकती है, लेकिन साधारणतः इस प्रकार की जलवायु 30 से 50 डिग्री मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है, 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। यानी अगर हम देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्टेपी तुल्य जलवायु प्राप्त होती है। इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लो एंड मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होता है, यहां पर बहुत अधिक वर्षा नहीं होगी, बहुत कम बारिश भी नहीं होती है। एक मॉडरेट टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, 250 मिलीमीटर से लगाए 750 मिलीमीटर तक, यानी 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यह औसतन होती है। 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य जो है औसत वार्षिक वर्षा स्थान विशेष पर होती है। और यहां पर अगर हम देखें तो हॉट समर है और कोल्ड विंटर है। गर्मियों में खूब गर्मी पड़ेगी, ठंडियों में खूब सर्दी पड़ेगी। इस प्रकार के एरिया यह एग्रीकल्चर के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो गर्मियों में खूब गर्मी पड़ रही है तो पता चलता है, और बारिश जो है वो माइल्ड हो रही है, 25 से 75 के बीच में हो रही है, तो मेज प्रोडक्शन का ये बड़ा एरिया बन जाता है, मक्का उत्पादन का बड़ा क्षेत्र बन जाता है। दुनिया के मक्का उत्पादन के बड़े क्षेत्र सभी इसी प्रकार की जलवायु में हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्हीट प्रोडक्शन भी, चूंकि यहां पर अगर हम देखें तो शीत ऋतु में जो है थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन हो जाता है और इसके वजह से यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन भी हो जाता है। यानी अगर हम देखें तो स्टेपी के जो मैदानी क्षेत्र हैं वह सभी के सभी जो है, अगर हम देखें तो ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, विश्व के अन्नागार बोल सकते हैं। जैसे जो स्टेपी का मैदान एक्चुअल में है, इट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह स्पष्ट रूप से फैला हुआ है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर जो वेजिटेशन है मेनली ग्रासलैंड है, घास भूमि का क्षेत्र है, और जितने भी क्रॉप्स है वो सभी ग्रास में ही काउंट होती है। जितनी भी क्रॉप्स है सब ग्रास में ही काउंट होती है, घास के ही प्रकार हैं सभी प्रकार के अनाज। तो ये चीज भी ध्यान में रखे रहिएगा। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, जिसको हम प्रेयरी प्लेन्स बोलते हैं, प्रेयरी का मैदान बोलते हैं, विच इज लोकेटेड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, विश्व के रोटी की टोकरी बोलते हैं प्रेयरी के मैदानों को। ठीक, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास के मैदान, जो सेलुलोज रिच अल्फा अल्फा घास के लिए जाने जाते हैं, सेलुलोज की बहुतायत वाली अल्फा अल्फा घास के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यूरेशिया अर्थात रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्टेपी के घास के मैदान। तो ये चर्चा में है, काफी ज्यादा स्टेपी क्लाइमेट खूब चर्चा में है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अगला है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रकार की जलवायु।
इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। इसे पश्चिमी किनारे वाली जलवायु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं, पश्चिमी किनारों पर प्राप्त होते हैं। इनका भी लोकेशन अगर हम देखें तो इक्वेटर से 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में होता है। विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जनरली इस प्रकार की जलवायु वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, इसीलिए इसको वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कह दिया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हॉट एंड ड्राई समर, गर्मियों में शुष्क मौसम रहता है, और गर्म तो रहेगा ही, गर्मियां हैं। लेकिन विंटर ये वेट रहेगा, प्रेसिपिटेशन विंटर में होगा, बारिश जो है वो शीत ऋतु में होती है। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की प्रमुख विशेषता है शीत ऋतु में वर्षा। और इनका जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो ध्यान रखे रहिएगा 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में है, और 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में संपूर्ण हम अर्थ की बात कर रहे हैं। जैसे अगर भारत से होकर के जो एरिया गुजरता है तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से वो अभी प्रभावित होता है, और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो प्रेसिपिटेशन इंडिया में होता है वह मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का ही एक एग्जाम्पल है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश। यहां पर जो वनस्पतियां हैं, श्रब्स, ट्री एंड ग्रासेस, ये है झाड़ियां, वृक्ष, और साथ ही घास के मैदान भी मिलते हैं। एक खास बात समझिएगा, जैसे मेडिटेरेनियन बेसिन वाला एरिया, पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया इस प्रकार के क्लाइमेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में और चिली के साउथ वाले हिस्से में कुछ जगहों पर, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ चिली, जो दक्षिणी पश्चिमी किनारा है चिली का, वहां पर इस प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है। तो इस जलवायु के क्षेत्र को दिमाग में रखे रहिएगा। भाई अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जल्दी इम्बाइब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर के आपने क्या करना है, इम्बाइब लिखना है, आपको इम्बाइब लर्निंग ऐप दिखाई दे जाएगा। इसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करके आप मोबाइल नंबर, लॉगिन और साइन इन, दो ऑप्शन दिखेगा। नए हैं तो साइन इन वाले ऑप्शन में जाइएगा। साइन इन वाले ऑप्शन में जा करके आपने अपना मोबाइल नंबर फीड करना है। मोबाइल नंबर फीड करते ही आपको एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, ओटीपी फिलअप कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओटीपी फिलअप करेंगे आपका ऐप काम करना शुरू कर देगा। आपका ऐप काम करना शुरू करेगा, आप एक पेज पर डायरेक्ट होंगे। उस पेज पर लिखा होगा गवर्नमेंट जॉब कैटेगरीज, उस गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में चले जाइएगा। वहां से, चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से अपने एग्जाम कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। फिर एग्जाम को सिलेक्ट करके लैंग्वेज को सिलेक्ट करिएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका क्लास में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लास में रजिस्ट्रेशन होते ही आपको करना क्या है वो समझिए। आपको प्री क्लास एक्टिविटी तुरंत मिल जाएगी। प्री क्लास एक्टिविटी को करके क्लास के टाइम पर क्लास में पहुंचिए, और फिर आपको क्लास अटेंड करने के तुरंत बाद 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए आपको पोस्ट क्लास एक्टिविटी मिल जाती है। किसी भी टॉपिक पर आपने प्री क्लास एक्टिविटी, क्लास और पोस्ट क्लास एक्टिविटी ये तीनों कर लिया तो आपकी तैयारी उस टॉपिक को लेकर के पूर्ण हो जाती है, और फिर आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो ये काम आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऐप पर आपको ढेर सारी ई बुक्स भी प्राप्त होती हैं। जैसे 2 ई बुक्स यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, पॉलिटी और इंग्लिश की। इन ई बुक्स में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ढेर सारी क्विजेज आपको मिलती हैं। एक खास बात समझिएगा कि आप इसी ऐप में अचीव सेक्शन में जाकर के अपनी डेली परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। कितना परसेंट किस टॉपिक में इंप्रूव करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये सब देख सकते हैं, और अपने आप को डेली इंप्रूव कर सकते हैं।
टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप अनगिनत टेस्ट बना करके खुद भी दे सकते हैं, अनगिनत टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इम्बाइब के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। जैसे आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्बाइब डिफेंस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इम्बाइब के बैंकिंग और इंश्योरेंस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इम्बाइब के एसएससी और रेलवे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारी सूचनाएं समय पर मिलती रहे। अब आते हैं, बात करते अगले टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन की, अलग प्रकार के जलवायु प्रदेशों की। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी किनारे वाली जलवायु, अर्थात 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूडनल पोजीशन पर यह भी है। 30 से 50 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों पर यह भी जलवायु पाई जा रही है। लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वो वेस्टर्न मार्जिन पर है कॉन्टिनेंट्स के, और ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर मिलती है। महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सेम लैटिट्यूडनल पोजीशन है, अक्षांशीय स्थिति वह समान है, ठीक है। लोकेशन समझ लीजिए। लैटिट्यूडनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 से 50 डिग्री अक्षांशों तक, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑन बोथ साइड, ठीक। और कहां पर है ये? ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। देयरफॉर इट इज नोन एज ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट, पूर्वी किनारों वाली जलवायु भी इसको कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें माइल्ड वेट विंटर रहता है, अर्थात शीत ऋतु में बारिश होती है, और वार्म ह्यूमिड समर रहता है। गर्मियों में भी आर्द्रता बनी रहती है, और वर्षा जो है वह शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में रहती है। तो माइल्ड टाइप का जो है क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। न तो एक्सट्रीम लेवल पर कुछ भी नहीं होता, ना तो एक्सट्रीम रेन प्रेसिपिटेशन होगा, ना तो एक्सट्रीम यहाँ पर कोल्ड देखने को मिलेगा, ना तो एक्सट्रीम हॉट रहेगा। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। ये माइल्ड वेट कंडीशन जो है विंटर, और वार्म ह्यूमिड समर रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा, समर है तो वार्म रहेगा ही रहेगा, ठीक। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। ईस्टर्न मार्जिन फॉरेस्ट कहते हैं इनको, पूर्वी किनारे के वन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन रीजन, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऐसे एरिया हैं, ये सभी एरिया जो है डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जाने जाते हैं। जैसे अगर हम कैनेडियन शील्ड वाला एरिया देखें यूएसए में, ईस्टर्न मार्जिन वाली जलवायु का क्षेत्र देखें तो कैनेडियन शील्ड वाला जो एरिया है वह पूरा का पूरा एरिया डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कनाडा में तो बहुत सारे लकड़ी के पिलर, लकड़ी के ही खंभे बने हुए हैं, लकड़ियों का घर, लकड़ियों के खंभे कनाडा में वो बहुतायत रूप में हैं। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। इसके अलावा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की अगर हम बात करें, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो 45 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु ये ऐसी जलवायु है जो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा के दोनों तरफ। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक क्लाइमेट ऐसा भी मिलेगा जो केवल और केवल जो है आपको इक्वेटर के एक ही तरफ मिलेगा, बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वो भी ध्यान में रखना, इसीलिए ये टर्म को दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, तो सभी को बोथ साइड ऑफ इक्वेटर नहीं काउंट कर लेंगे, इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक। और ये भी कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है। यह भी जो है कहाँ है? पश्चिमी किनारों पर है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है, लेकिन 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो माइल्ड वेट विंटर है और कूल वेट समर, अर्थात सर्दी और गर्मी दोनों टाइम पर बारिश होती है, लेकिन
जो समर सीजन है वो बहुत ज्यादा जो है गर्म नहीं होता है, कूल होता है। एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा, यहाँ पर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रासलैंड वो मोर कॉमन नहीं होते। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में इसी प्रकार की जलवायु। खास बात समझिएगा, यहां पर एरिया ऑफ न्यूजीलैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ ब्रिटेन। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल जो है वह ब्रिटेन के लगभग बराबर है, एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड आर द नियरली सेम, लगभग बराबर है। देयरफॉर न्यूजीलैंड इज आल्सो नोन एज ब्रिटेन ऑफ साउथ। इसीलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो एरिया लगभग सेम है, दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम है, इसीलिए इसको ब्रिटेन ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि व्हाई न्यूजीलैंड इज नोन एज ब्रिटेन ऑफ साउथ, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, तो होपफुली इसका आंसर अब आप लोगों को पता रहेगा। यहां पर अब आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके अलावा टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टैगा तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें तो यहां पर कोण या शंकु वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष जो कोण टाइप के होते हैं, क्योंकि रेनफॉल जो है यहाँ पर स्नो के रूप में होती, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर हिमपात के रूप में होता है, और बर्फ जो है पत्तों पर रुक नहीं पाए, इसके लिए क्या होता है, ये कोन का शेप ले लेते हैं, और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कोन का शेप लिए रहते हैं, तो उस पर जो है बर्फ रुक नहीं पाती है और वो स्लाइड होकर के नीचे गिर जाती है। तो ऐसे एरियाज को हम कोनिफर फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं, शंकु या कोणधारी वनों का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। इट इज आल्सो नोन एज लंबरिंग एरियाज, इनको लंबरिंग क्षेत्र भी कहा जाता है। इट्स लोकेशन, अगर हम लैटिट्यूडनल लोकेशन की बात करें, इनके अक्षांशीय स्थितियों की बात करें, इट लोकेटेड बिटवीन 50 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। लेकिन यह जो है अगर हम देखें टैगा तुल्य जलवायु, यह विशेष रूप से केवल और केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, क्योंकि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 50 to 65 डिग्री लैटिट्यूड पर वहां पर जनरली भूमि का अभाव है। वहां पर क्या है, भूमि का जनरली अभाव है, वहां पर वाटर बॉडी है, और इसी वजह से जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग एब्सेंट है अगर हम जमीन की बात करें। हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों हेमिस्फीयर में रहेगा, लेकिन जमीन ही नहीं है तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो टैगा तुल्य जलवायु को ध्यान में रखे रहिएगा। लोकेशन बिटवीन 50 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, 50 से 65 डिग्री अक्षांशों में, स्पेशली अगर हम देखें तो उत्तरी अक्षांशों में विशिष्ट रूप से। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कूल स्नोई विंटर है, यानी शीत ऋतु में हिमपात होता है और ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। शार्ट कूल समर रहता है, गर्मी का मौसम बहुत छोटा रहता है और गर्मियों में भी काफी कम तापमान रहता है। वेजिटेशन में जैसा मैंने आपको बता दिया, कोणदार वन पाए जाते हैं, जैसे पाइन हो गया, ठीक है, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे साइबेरिया, कनाडा, स्कैंडिनेविया के देश, स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब क्या हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड, कंबाइंडली नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेविया के देश कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखे रहिएगा कि इस प्रकार की जलवायु यहां पर मिलती है। इसके अलावा लॉरेंशियन क्लाइमेट, लॉरेंशिया तुल्य जलवायु, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रेजेंट बिटवीन 55 to 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। इस प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के 55 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पाई जाती है, ध्यान से समझे रहिएगा। और इट इज जनरली प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका रीजन।
यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों में 55 से 65 डिग्री लैटिट्यूड का जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया है, वहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एंड दैट एरिया इज आल्सो नोन एज लॉरेंशिया प्लेटू एरिया। इस क्षेत्र को कनाडा में पड़ता है और उसको लॉरेंशिया का पठारी क्षेत्र कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो कोल्ड स्नोई विंटर है एंड हॉट ह्यूमिड समर। यहां पर जो है बेहद ठंडा मौसम हो जाता है विंटर के टाइम पर, और स्नोफॉल बहुत होता है, काफी ऊंचे तक जो है बर्फबारी हो जाती है और एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है। खास बात समझिएगा, हॉट ह्यूमिड समर है, गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि हॉट ह्यूमिड समर मिलता है। यहाँ पर वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड बोथ है, यानी वनस्पतियों के साथ साथ इस पूरे एरिया में खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखेंगे लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, तो इट आल्सो फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्रीज। यह भी जो है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फॉर ग्रेट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट लॉरेंस रिवर वैली। जो ग्रेट लेक का मतलब हो गया कि वो लेक जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाने वाली लेक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब यूएसए और ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक शामिल है? आप में से कोई कमेंट करके बता सकते हैं क्या? ग्रेट लेक के झीलों को याद करने के लिए अगर हम देखें तो आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होम्स एक ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक दिमाग में रखिए, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। तो ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर आपको याद रहेगा। सुपीरियर विच इज द लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद ह्यूरन, देन एरी, देन ओंटारियो। ठीक है, ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। तो ये जो है ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं सभी लेक्स को, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं। सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। सुपीरियर जो है मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन इज अ लार्जेस्ट लेक इनसाइड अ सिंगल कंट्री। मिशिगन कंप्लीटली इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पूर्णतया है। और ये जो मिशिगन लेक का एरिया है, यह पूरा का पूरा एरिया अगर हम देखें तो व्हीट प्रोडक्शन के लिए और मेज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा आटा उत्पादक शहर भी है, जहां पर आटे का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। बफेलो नाम है उसका। तो भैंस, वो स्पेलिंग वही है, बट भैंस मत लिख दीजिएगा हिंदी वालों, बफेलो ही लिखिएगा हिंदी में भी, स्पेलिंग वही है उसकी। ठीक है, वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, और ये जो एरिया है सेंट लॉरेंस रिवर का, तो सेंट लॉरेंस नदी और ये सारी की सारी लेक जो है आपस में कनेक्टेड हैं, और सेंट लॉरेंस रिवर भी इन्हीं से कनेक्ट होकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये पूरा का पूरा लॉरेंशिया टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन है, लॉरेंशिया प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ठीक, नाउ कम टू द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। टुंड्रा एंड आइस कैप रीजन इज शोइंग द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। टुंड्रा और जो आइस कैप वाला एरिया है वह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इनके लोकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ऑफ 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। खास बात समझिएगा कि ये 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तर 90 डिग्री तक, और दोनों तरफ इक्वेटर के उत्तरी और दक्षिणी
ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात ध्रुवों के समीप इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। खास बात समझिएगा, एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर है। ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, -80 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज टेम्परेचर पहुंचा रहता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -40 तो एवरेज रहता है, औसतन -40 रहता है ठंडियों में। और गर्मियों में भी बहुत कूल समर रहता है, और गर्मियों में भी कभी कभी स्नोफॉल हो जाता है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन है, अर्थात स्पार्स वेजिटेशन मिलता है। टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो लाइकेन, मैसिस जो है, ये सभी प्रकार के वेजिटेशन टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन कहलाते हैं। और इसके अलावा अधिकांश एरिया तो आइस कैप कवर्ड है, पूरी तरह से हिमाच्छादित एरिया है। तो आइस कैप वाला जो कवर्ड एरिया, वहां पर तो कोई वेजिटेशन नहीं होता। देयर इज नो वेजिटेशन इन द आइस कैप कवर्ड एरिया। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक का क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। यहां तक का आप लोगों को मैंने नॉर्मल क्लासिफिकेशन बताया। अब अलग अलग लोगों द्वारा किए गए वर्गीकरण को देखते हैं कि वैश्विक वर्गीकरण की स्थितियों को अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से विभाजित किया है, और उनके लिए क्या क्या टर्म उन्होंने चूज किए हुए हैं। तो उनको देखते हैं एक एक करके। यहां तक की स्थिति समझ में आई कि नहीं, आप लोगों को कमेंट करके बताइए। अब आते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेन द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यह वर्गीकरण, जलवायु के वर्गीकरण का सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला प्रकार है। इट वॉज डेवलप्ड बाय व्लादिमीर पीटर कोपेन इन 1884। इसको व्लादिमीर पीटर कोपेन ने 1884 में प्रस्तुत किया था, और उन्हीं के नाम पर इसको कोपेन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं। कोपेन प्रकार की जलवायु का जो है वर्गीकरण कहते हैं। इट इज बेस्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। जलवायु और वहां की वनस्पतियों के अंतर संबंधों के आधार पर इसको विकसित किया गया। तो ये पॉइंट को दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि कोपेन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन किस चीज पर बेस्ड है। तो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इट यूजेज एनुअल एंड मंथली एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन टू क्लासिफाई द क्लाइमेट। यह ध्यान दीजिएगा कि उस क्षेत्र विशेष के औसत मासिक और वार्षिक तापमान वितरण के आधार पर यह जलवायुओं का वर्गीकरण करता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करें, कमेंट करिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? अलग अलग द्वारा दिए गए क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं? भाई आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि चीजें जो है वो सही रहे। फटाक से कमेंट करिए भाई। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। इस कमेंट नहीं आना ये बता रहा है कि केवल और केवल मेजर क्लाइमेटिक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। तो ठीक है, कोपेन क्लाइमेटिक कंडीशन को ऐप पर आप लोगों को कराएंगे। कोपेन, ट्रिवार्था, इन सबको ऐप पर कराएंगे जब आप ऐप की क्लासेस में आएंगे। ठीक है, तो इम्बाइब ऐप की क्लासेस में जब आप आएंगे तो वहां पर अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन को हम कराएंगे।
अभी के लिए इतना ही भाई। इम्बाइब ऐप पर क्लासेस को करने के लिए ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर जा करके आपको क्या करना है, साइन इन करके मोबाइल नंबर फीड करना है, आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, ओटीपी फिलअप कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये काम आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। और गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में जा करके अपने एग्जाम कैटेगरी को चूज करके आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। आपको क्लासेस दिखेंगी, क्लासेस में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका क्लास में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको पूरी क्लास अटेंड करिएगा। पूरी क्लास अटेंड करने से पहले आपको प्री क्लास एक्टिविटी भी मिली रहेगी, उसको करके आइएगा ताकि बेसिक समझ आपको रहे उस टॉपिक की। फिर पूरी क्लास अटेंड करने के बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है कि क्लास के बाद आपके दिमाग में जितने सवाल बनते हैं उन सभी को पोस्ट क्लास एक्टिविटी में आपको सॉल्व किया हुआ रहता है। अगर उसके बावजूद प्री क्लास एक्टिविटी, क्लास और पोस्ट क्लास एक्टिविटी करने के बाद भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल बचता है तो उनको आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पूछेंगे तो उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस। बाय बाय। जय हिंद ऑफिसर्स। Keep imbibing. We believe in you.